Right, here we are at Ralegaon City. This is me on the RKB show, Rajiv K. Bajaj, and of course Pradeep Nambiar with me, and right now with us, अन्ना हजारे himself. अन्ना जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया. थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक है? ठीक है. अभी ठीक है? अभी ठीक है. अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं यहाँ पर आया मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई खास लोग यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन जिस प्रकार अब टेलीविज़न टीम्स यहाँ पे दोबारा आनी शुरू हो गई हैं, मुझे लग रहा है कि वही पुराना वाला दौर वापस आने वाला है. मुझे लग रहा है आपको? जी हाँ, लग ऐसा रहा है? ऐसा लग रहा है. मतलब अन्ना हजारे मतलब अनशन, अन्ना हजारे मतलब सरकार की नाक को बंद करना. नहीं, सरकार का क्या है वो बात अलग है, लेकिन आंदोलन से एक बात तो अच्छी हुई. जी. देश में करोड़ों रुपया खर्चा करने के बावजूद जी. जो जागृति नहीं आनी थी जी. वो आंदोलन के कारण आ गई है, आ रही है. जी. ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है. जी. आज लोग खड़े होने लगे, बोलने लगे, संघर्ष के लिए आगे आ रहे हैं. जी. तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है. सही आज़ादी या लोकतंत्र के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है. सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये लगी अन्ना जी, और ये मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा प्रदीप जी, यस सर, कि जिस प्रकार अन्ना जी के आंदोलन की वजह से एक सिर्फ जागृति नहीं आई, देयर वाज अ मतलब सिर्फ जो हिंदी का शब्द है बदलाव इतना अच्छा नहीं लगता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पॉलिटिक्स में. पॉलिटिक्स किस प्रकार किया जाएगा, लोगों से पूछे बगैर और कुछ नहीं होगा, ये हुआ. बराबर है. और लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जी. वो लोगों का है. जी. लोगों का है. लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, जी. वो है लोकतंत्र. जी. आप अपने मर्जी से चलाने लगे तो उसको लोकतंत्र क्या कहेंगे फिर? वो तो सिर्फ तंत्र रह गया. वो अंग्रेज के हुक्म शायर आप में कोई फर्क नहीं फिर. बिल्कुल. अंग्रेज यही तो कर रहे थे. बिल्कुल. तो ये लोकतंत्र में लोगों को पूछकर कोई भी निर्णय लेना, ये है लोकतंत्र. दुरुस्त बात. वो होना जरूरी. और वो हुआ. हाँ, और वो अब हो रहा अभी है. हो रहा है. वो अभी हो रहा है. अभी हो रहा है. भले वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी कोई भी हो, हो. भले आपकी खुद की आम आदमी पार्टी हो, चले आपकी नहीं है लेकिन फिर भी आपको गुरु मानते हैं, उनको भी अब कह दिया गया है कि तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, बराबर है. तुम्हें करना पड़ेगा जो हम बराबर कहेंगे. है. जी. और उसका कारण है, जी. 26 जनवरी 1950 में हम प्रजासत्ताक दिन मनाया. जी. उस दिन जनता मालिक हो गए ना देश की. दुरुस्त बात. तो सरकार की तिजोरी का पैसा उनका है. बिल्कुल. और हमारे एमएलए है, एमपी है, इनको जनता ने भेजा, वो अपना सेवक बोल के भेजा जी. कि हम मालिक है, तिजोरी हमारी है, आप हमारे सेवक बनकर जाइए और हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करिए. जी. तो ये जो सेवक बोल के भेजा है, वो सेवकों ने मालिकों की राय लेकर ही डिसीजन लेना चाहिए. जी. ये है लोकतंत्र. जी. यानी आपने एक बार फिर जागरूक किया लोगों को कि भाई मालिक आप हो, हाँ, यहाँ पर आपका कोई हुक्मरान नहीं है, हुक्म नहीं आपका है. हाँ. दुरुस्त बात है. जी. तो ये है जनता जो मालिक है. जी. वो कोई भी मालिक होता ना, जी. तो सेवक जो मालिक की राय लेता है जी. हर टाइम पर. जी. यहाँ पर जो है, जो जनता ने मालिक को, सेवक को भेजा, जी. लेकिन हुआ क्या, जनता सो गई. जी. जनता सो गई. जी. और जनता सो गई, इसके कारण जनता के तिजोरी की चोरी होना शुरू हो गया, क्योंकि जनता सो गई, मालिक सो गया है. और जनता को मालूम ही नहीं था कि चोरी हो रही है. हो रही सबसे है. बड़ी बात ये है. हाँ. जी. अबे जो जागृति आ गई, जी. वो ये आ गई
तो मालिक थोड़ा जाग गया है। अन्ना हजारे जी, दूसरी बात यहाँ पर यह आती है, जो आपने बात कही हाँ। वो बिल्कुल 16 आने सत्य है। हाँ। यहाँ पर दूसरी बात आती है कि हम लोग कहीं 10,000 करोड़ खर्च रहे हैं, हाँ। कहीं 20,000 करोड़ खर्च रहे हैं, हाँ। ना जाने क्या क्या कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ पर हो रहा है। कोई 70 करोड़ का अपना घर बना रहा है, हाँ। कोई 100 करोड़ कहीं और खर्च रहा है। हमारे फौजियों के लिए आपके पास सालाना 8,000 करोड़ नहीं है? मतलब ये मेरी समझ के बाहर है। आपकी समझ में आती है बात? ये मेरी समझ में नहीं बराबर आती है। है जी। इसीलिए तो अभी ये लड़ाई हम लोग जो शुरू करना है वो इसीलिए जी। करना है जी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जी ये दोनों घटक हमारे देश के लिए बहुत अहम है, जी बहुत महत्वपूर्ण है। आज वो किसान अपने काली माँ के लिए इतना परिश्रम करता है, इसलिए हमें अनाज मिलता है, सब्जी मिलती है, सब कुछ मिलता है, वो परिश्रम कर रहा है। और दूसरा, आत्महत्या कर रहा है। हाँ, और आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या कर रहा है। जी तो एक बात ये है। दूसरा है कि जवान जी लेह लद्दाख जैसे बर्फ में रात दिन खड़ा हो रहा है, जी रेगिस्तान में 47 डिग्री के तापमान में वो खड़ा है, जी इतनी ठंडी हवा में वो खड़ा है रात दिन। इसके कारण हमारे देश की जनता निश्चिंत सो रही है, जी वो खड़ा है। बिल्कुल। तो ऐसे जवान को कम से कम वो अभी पेंशन जाने के बाद उसका जीवन सम्मान से जी सके, इतना तो होना चाहिए। जी आप लोग एक एक कोटी, एक एक 2-2 करोड़ रुपए के बंगले बनाते हैं। 2-2 करोड़, 100-100 करोड़, 100-100 150 करोड़, 300 करोड़। आप 2 करोड़ कौन से जमाने की बात कर रहे हैं अन्ना जी? अभी ये बात एक तरफ है, जी दूसरी तरफ है कि वो जो जवान जी 4 साल 5 साल में शहीद हो गया जी और वो उसकी जो विधवा है। है जी उसका उम्र कितना है, 30-32 साल, जी उसको 2 बच्चे भी है, जी उसको पेंशन मिलती है 3,500-4,500 हजार रुपया। जी अरे संसद में आप देखते आज क्या हो रहा है, संसद में पूरा झगड़े टंटे में समय जा रहा। जी एक तरफ ये जो जवान शहीद हो गया उसके विधवा को पेंशन मिलती है 3,500-4,500 हजार रुपया, और ये झगड़े करते हैं संसद में, उनको 50,000 रुपया तनख्वाह है। इतनी फैसिलिटीज़ है आज, फिर भी बोलते हैं कि 50,000 पूरे नहीं होते हैं, 1 लाख करो, 1 लाख करो, 100% बढ़ाओ। जी तो वो इतने फैसिलिटीज होते हुए भी बोलते 1 लाख करो, और ये जो शहीद हुआ है उसकी पत्नी है, उसको 3,500-4 हजार रुपया। यही हमारा लोकतंत्र है, यही इस देश का न्याय है। और दूसरी बात क्या है अन्ना जी, जो बात लोगों के समझ में नहीं आ रही है, हर एक को लगता है कि 8,000 का जो फिगर है, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए फिर बता दूं, जो अन्ना हजारे जी ने अभी बात बताई है, जरा ध्यान से सुने। 8,000 करोड़ का फिगर कोई ज्यादा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो जवान है वो 30-35 साल की उम्र में रिटायर होता है। उसके बाद, और स्पेशली जो डिसेबिलिटी वाला जवान है, जिसको गोली लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, वो क्या करेगा? वो 2,000-3,000 में जिएगा? ये उनके दिल में संवेदना नहीं है जी कि वो लड़ते समय पर अपंग हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, जी तो उसको जीवन सम्मान से जीने के लिए सही पैसा तो मिलना चाहिए। आप बोलते 1 लाख रुपया चाहिए जी, क्या काम करते 1 लाख रुपया में? जी झगड़े टंटे में ज़्यादा समय बीत जाता। तो ऐसे लोग जो अपंग हुए हैं, जी, हाथ गया, पैर गया, वो अभी काम भी नहीं कर सकता, उसको सही पेंशन मिलनी चाहिए। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है प्रदीप जी, यस सर, जरा ध्यान दें, आप तो एडवोकेट हैं,
सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पार्लियामेंट इसको पारित कर चुका है, हाँ पार्लियामेंट पास कर चुका है इसको। कर चुका है। पार्लियामेंट पास कर चुका। जी, फिर बजट हमारे- एलोकेशन भी हुआ, हुआ 500 करोड़ का हुआ, बहुत कम हुआ हाँ। मानते हैं, लेकिन हुआ, और लेकिन कायदे में तो आ गया। हाँ, और हमारे जो रक्षा मंत्री है पर्रिकर साहब, जी। उन्होंने जब मीटिंग ली थी फरवरी में, जी। इसमें 100 प्रमुख लोग थे। जी। उन्होंने भी बताया था कि अभी ये 500 करोड़ है, अगर ज़्यादा लग गया तो हम और भी करेंगे। जी। एक जी। दूसरा, हमारे पंत प्रधान जब इलेक्शन के टाइम पर प्रचार कर रहे थे, उस टाइम पर कई जगह पर उन्होंने आश्वासन दिया बिल्कुल कि जी। हम सत्ता में आए तो वन रंग वन पेंशन जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला, सॉरी, मैं गलत, उन्होंने ये बोला था रेवाड़ी में, हाँ। सारे पुराने फौजी थे, मुझे एक बार सत्ता में आने दो, पंत प्रधान बनने दो, मैं फौरन 1 महीने 2 महीने उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, फौरन लागू करता हूँ। करेंगे। तो ये पंत प्रधान की भाषा है। जी। और अभी 1 साल से ज़्यादा समय हो गया 1 साल से ज़्यादा हो गया, जब 1 साल इनका 2 महीने हो गए, हाँ 14 और महीने। इनका जो एजेंडा था जी। पार्टी का, जी। वो एजेंडा में भी लिखा है वन रैंक वन पेंशन लिखा है। वन रन वन पेंशन हम सत्ता में आते तो जल्दी से लागू करेंगे। अरे आपने आश्वासन दिया, इसलिए तो हमारे ये सब जवानों ने आपको वोटिंग किया। करेक्ट, और बिल्कुल। आप आज वो आश्वासन को पूरे नहीं कर रहे आप। जी, और यही नहीं, आश्वासन एक और भी दिया था, हाँ। अगर आपको याद हो, आपको तो वैसे एक एक चीज़ याद रहती है। अन्ना हज़ारे जी की ये बात है कि इनकी याददाश्त ऐसी है कि इनको 50 साल पुरानी भी बात एक एक शब्द उसका याद रहता है। आश्वासन एक और भी था, किसानों को भी मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, ये उनके एजेंडा में है। जी। चुनाव एजेंडा में है। और अभी सत्ता में आने के बाद 2013 का जो कानून था, जी। उसमें बदलाव करके जी। वो ऑर्डिनेंस निकाला। ठीक है, ऑर्डिनेंस निकाला, दोष नहीं, लेकिन विरोधी पक्ष को पूछो, जनता को पूछो, किसानों को पूछो, और फिर एजेंडा निकालो और अपने अर्जी से। फिर जब जनता संगठित होकर खड़ी हो गई आंदोलन के लिए, तो कहे कि अगर इसमें किसानों पर अन्याय होता है तो हम इसमें बदलाव लाएंगे। जी। तो फिर उन्होंने वो एजेंडा ऑर्डिनेंस में बदलाव करने के लिए आश्वासन दिया, और बदलाव करके दूसरा अध्यादेश आया, जी। वो पहले से भी अन्याय करने वाला। जी। तो ये जो बातें होती है, जय जवान जय किसान, किसान ये देश का महत्वपूर्ण घटक है। और अन्याय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अन्याय मुझे लगता है जी। करोड़ों हेक्टर जमीन किसान की आप लेने वाले हैं। जी। हम चाहते कि लेना है ले लो, हमारा कोई उसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जिनकी ज़मीन है उनको पूछकर ले लो ना। जी। आप तो अध्यादेश में ये कहा कि किसानों को पूछना नहीं, मतलब आवश्यकता नहीं, बिल्कुल स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता जी। नहीं। जी। तो अंग्रेज के हुक्मशाही और अब में क्या फ़र्क हो गया? दुरुस्त बात, बिल्कुल। आज देश में ऑर्डिनेंस में क्या लिखा है, देश में जितनी रेलवे लाइन है
जी उसके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर ज़मीन एक्वायर करेंगे और किसानों को पूछना नहीं। दूसरा, देश में जितना नेशनल हाईवे है जी उसके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर। वो नेशनल हाईवे कितना है? 92,000 किलोमीटर। जी उसके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर जी ये जमीन, और किसानों को पूछना नहीं। मतलब 184,000 स्क्वायर किलोमीटर वैसे एक्वायर हो गया, मतलब पूरा देश आपका। पूरा। सर सो इंटरेस्टिंग, अन्ना जी जो कह रहे हैं कि ही इज नॉट अगेंस्ट एक्विजिशन, वो बोले कि फार्मर्स के जमीन लेना है तो आप ले लो, जी लेकिन पूछ के लो ना। पूछ के लो, पूछ के ले लो। पूछ के लो। तीसरा है, और मुआवजा ठीक होना चाहिए। तीसरा है कि जितने भी स्टेट हाईवे है हर राज्यों के, जी उसकी लंबाई है 1,32,000 किलोमीटर। जी उसके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर जी और किसानों को बिना पूछे लेना। अरे ये अंग्रेज के हुक्म शोर आप में क्या फ़र्क है फिर? जी जी आप लेना तो ले लो ना, लेकिन लोकतंत्र क्या कर रहा है जी कि वो अगर देने के लिए तैयार है ले लो, ज़बरदस्ती से लेना, ये अंग्रेज़ की हुक्म शोर आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जी इसलिए हम लोग थोड़ा सरकार को बोल रहे हैं कि ये दोनों घटक बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए दोनों के बारे में आपने सोचना ज़रूरी है। लेकिन बात तो ये रही अन्ना जी, जहाँ तक के लैंड एक्विजिशन का सवाल है, ज़मीन अधिग्रहण का जहाँ तक प्रश्न है, इसमें एक बहुत आसान सा तरीका है। हाँ। बहुत आसान तरीका है। हाँ। और वो क्या है कि ज़मीन जो है, जो एक पहले कानून था कि भाई 5 साल तक इसमें अगर प्रोजेक्ट नहीं बना हाँ। तो ज़मीन वापस किसान के पास चली जाएगी। नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी तरीका है। आप किसान को मालिक रहने दीजिए ना, आप लीज पे लीजिए। आप 99 साल की लीज पर लीजिए किसान से। सबसे अच्छा ये रहेगा, मालिक वही रहे। हाँ। जी तो 5 साल अगर प्रोजेक्ट खड़ा नहीं होता जी तो वो ज़मीन रिटर्न करनी चाहिए। बिल्कुल। इन्होंने तो ये बोलते हैं कि रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, जी तो ये अन्याय है उसके ऊपर, ये अन्याय है। नहीं, और दूसरी चीज़ ये, आप वहाँ पर क्या बनाने जा रहे हैं? हाँ। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना रहे हैं, देश की कोई बहुत ज़रूरत है, उसके लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं, हाँ। कोई किसान मना नहीं करेगा। हर एक हाँ। कोई बोलेगा भाई देश की ज़रूरत है, आप दीजिए। हाँ। देश के लिए हम न्यौछावर करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आप बड़े बड़े होटल बनाएंगे, स्पा हाँ। बनाएंगे, आप वहाँ पर मॉल बनाएंगे, आप वहाँ पर उद्योगपतियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, हाँ। तो वो तो अन्याय हुआ, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये जमीन किसानों की जी जबरदस्ती से लेंगे जी। और उस पर होटल खड़ा करेंगे, तो ये तो अन्याय है। जी स्कूल, हमारा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनाना, जी वो किसके लिए? जी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। करेक्ट। जमीन किसकी? किसानों के। जी। ये क्या न्याय है? और वो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं ना महाराष्ट्र में, हाँ। हर जगह पे। हाँ। एक मेडिकल कॉलेज की सीट हाँ। आज की तारीख में भी 1-1 करोड़ में बिक रही है ना। हाँ। 1-1 करोड़ की जा रही है ना। और डोनेशन कितना लेते हैं? वही 1 करोड़, 1.25 करोड़, फिर इंजीनियरिंग के लिए 1 करोड़, मेडिसिन के लिए 1.25 करोड़, तो हर जगह पे। ये बात को सोचना चाहिए सरकार जी। ने। वहाँ पे कौन सा किसान का बच्चा पढ़ रहा है? हाँ, किसान का बच्चा ऐसे जगह पर जा ही नहीं सकता, जी उसको तो जीना मुश्किल हो रहा है, तो वो कहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाएगा? अच्छा अन्ना जी, 2,500 से ज़्यादा ये सरकारी आंकड़े। हाँ। और अभी अभी जो विदर्भा जन आंदोलन समिति है, उनकी तरफ से रिपोर्ट आई है कि ये कम है उनका। लेकिन अगर सरकारी आंकड़े मान भी लिए जाएं, ये कहा गया है कि एक साल में महाराष्ट्र में 2,560 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। जी यानी तकरीबन 7 के 8 किसान हर रोज़ मरे। जी 7 के 8 किसान। मेरी बात सुनिए, आतंकवाद से जब कहीं पर 10 लोग मर जाते हैं, हाँ। 20 लोग मर जाते हैं, हाहाकार मच जाती है। हाँ। यहाँ पर 2,500 लोग सिर्फ महाराष्ट्र में मरे हैं, 5,680 लोग पूरे हिंदुस्तान में मरे हैं, और यहाँ किसी के नाक पर जूं तक नहीं रेंग रही। नहीं है, संवेदना नहीं है ना, संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो खत्म होते जाए किसानों के प्रति।
हाँ, तो किसानों को क्या करना चाहिए? कृषि प्रधान भारत देश बोलते हैं। जी कृषि प्रधान भारत देश में किसानों की ये हालत है, माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। जी वो इतना मेहनत करता है, उसकी झोपड़ी में बदल रही है। और किसानों के ज़मीन के पैदावारी पर कई लोग 20-20 मंजिल के बिल्डिंग बनाकर बैठे हैं, जी दलाल लोग। इसके बारे में कोई सोच नहीं है। इसलिए तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, कठिन लगता है, मतलब संवेदना होती है। इसलिए मैं ये निर्णय पर आया है कि जय जवान जय किसान, जो लाल बहादुर ने शास्त्री जी ने नारा दिया था, वो दोनों इशू को लेकर 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान फिर से एक बार आंदोलन। लेकिन अन्ना जी, आपके डॉक्टर ने आपसे खुद कहा है कि इस बार आप भूख हड़ताल नहीं करेंगे। हाँ, आप कृपा करके भूख हड़ताल ना करें। नहीं, ये तो है, डॉक्टर ने सलाह दी है, लेकिन कभी कभी दिल में ऐसे विचार आते हैं कि ऐसा जीना जी कर भी मैं क्या करूँ? क्या ये लोकतंत्र है कि कई लोग खाने के लिए जी रहे हैं और कई लोग जीने के लिए खा रहे हैं? कई लोग क्या क्या खाओ इसलिए जी रहे हैं, क्या क्या खाओ, और कई लोग क्या खाओ इसलिए जी रहे हैं। क्या हालत है किसानों की। जी मैं फ़कीर आदमी होने के कारण कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दिल में उनके प्रति जो भावना है, तो कभी कभी लगता है कि ऐसा जीना जी कर भी किस लिए जीना। लेकिन अन्ना जी, आपके साथ जनरल वीके सिंह भी आए थे, जी वो भी आए थे, आज वो सरकार में हैं, क्या वो भी अपने वादे भूल गए? हाँ, ये तो मुझे लग रहा है चीफ ऑफ द आर्मी रहे हैं। जी जवानों की हालत क्या होती है, जवानों को कितना मुसीबत का मुकाबला करना पड़ता है, बर्फ़ में, ठंडी में, ये उनको पता है, अनुभव है। वो अनुभव उन्होंने इनको बताना चाहिए। जी एयर कंडीशन में बैठने वाले लोगों को वो तकलीफ़ें कैसे पता चलेगी? ये तो एयर कंडीशन में है रात दिन, जी उनको उस तकलीफ़ का क्या अंदाज़ आएगा? ये इनको पता है। जैसे मैं फ़ौज में रहा, 6 साल मैं बर्फ़ में रहा, वो तकलीफ़ें मुझे पता है क्या क्या है, मैंने अनुभव किए, इसलिए तो ये लड़ाई के लिए मैं खड़ा हो गया। ये जनरल वीके सिंह साहब ने, ये हमारे पंत प्रधान और ये बाकी लोगों को बताना चाहिए जी कि ये वो इतना संवेदना होती है उनको। ये इसके बारे में आप सोचकर उनके फेवर में कुछ डिसीजन ले लो, ये उनको कहने का कर्तव्य है। लेकिन सरकार बार बार यही कह रही है कि हम निर्णय ले चुके हैं और निर्णय जवानों के फेवर में ही है, उनके पक्ष में है। लेकिन कहाँ है वो? जी वो तो है नहीं, उनको तो कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो सिर्फ मुँह से बोलने से थोड़ा ही होगा, उनको लाभ मिलना चाहिए ना। हमारे मराठी में बोलते जी। हैं बोलाचीच कडी आणि बोलाचा भात। पर पहली बार पूरा रैली हो रहा है सर, रैली हो रहा है, जिस प्रकार से सैनिक सब एक साथ एक मंच में हाँ ये रैली ये पहली बार हो रहा है। एंड अभी उनको लग रहा कि अब बहुत हो गया, हमको चाहिए। हाँ, ऐसा, और ये होना भी ज़रूरी है, संगठित होना ज़रूरी है। क्या होता है, हमारे सैनिक संगठन भी है ना, ये अलग अलग संगठन हैं, और तू बड़ा कि मैं बड़ा, इसमें फंस गए। अभी मैं उनको कह रहा कि सब इकट्ठा जाओ, जवानों की भलाई के लिए आप कर रहे हैं ना, तो सब इकट्ठा जाओ। क्या जनरल क्या जवान सब इकट्ठे होने चाहिए। सब इकट्ठा।
अभी तक क्या है कि जनरल साहब की नाक इधर है, हाँ। लेफ्टिनेंट जनरल साहब की नाक इधर है, हाँ। मेजर जनरल साहब इधर हैं, हाँ। वो मिडिल लेवल ऑफिसर को नहीं पहचानते हैं, हाँ। और जवान जो है उस बेचारे का तो कोई माई बाप है ही नहीं। हाँ, तो ये कमियां है। जी हाँ, सब इकट्ठा आना चाहिए, समान होने चाहिए। वन रैंक वन पेंशन का हमारा क्या उद्देश्य है कि वन रैंक है, पेंशन वन है, तो समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, केवल एक चीज़ हाँ, कि हमारे जो नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, हाँ, जिनसे आपकी भी लड़ाई हुई है, ना जाने कितने आप संघर्ष कर चुके हैं, हाँ, फीताशाही जो है, रेड टेप, वो लोग जो हैं इसको लागू नहीं होने दे रहे हैं। बराबर है, ये समझ में आ रहा है। इसीलिए सरकार सिर्फ एक बात के लिए डरती है, ये सिर्फ मेरे आंदोलन या अनशन से नहीं डरेगी, एक बात से डरती है, आप देश की जनता खड़ी हो गई है, ये नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। जी। ये गिरने के लिए डरती, बाकी किसी से डरती नहीं सरकार। जी वो जनता में गिराने की शक्ति निर्माण करना पड़ेगा। वो कब होगी मुझे पता नहीं, लेकिन वो ऐसी शक्ति, जैसे लोकपाल आ गया, जी सरकार को पता नहीं करे तो अभी सरकार गिरने वाले, करना पड़ा। महाराष्ट्र में हम 7 कानून बनाए, जब सरकार को लगा कि अभी ये करना पड़ेगा, किया। मंत्रियों से इस्तीफा लिया, हाँ, कितने मंत्रियों को पद छोड़ना 6 पड़ा। मंत्री घर चले गए। जी तो ये बात है, संगठन हमारा मजबूत हो। लेकिन अन्ना जी, लोकपाल का कानून तो बन गया आपकी वजह से, आपके आंदोलन की वजह से लोग आपके साथ संगठित हुए और आखिरकार लोकपाल का कानून बना, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। यही तो कम है, मैं बार बार उनको लिख रहा हूँ कि पूरा देश खड़ा हो गया लोकपाल के लिए, जी और आपने वादा किया था इलेक्शन के टाइम पर जी कि भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ाई है उसको हम प्राथमिकता देंगे, और आज लोकपाल पर, कानून पर राष्ट्रपति जी की साइन भी हो गया। जी सिर्फ उसको लोकपाल नियुक्त करना है, राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करना है, जी। वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे अभी वो पता नहीं। 14 महीने हो गए। हाँ, अभी आज भी देखो ना, 14 महीने के बाद भी हमारे देश का भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, जी हमारे देश की महंगाई कम नहीं हुई। जी अगर ये कानून के अमल होता, लोकपाल, लोकायुक्त, तो कम से कम गरीब लोग जो है उनको न्याय मिलना था। आज भी पैसे दिए बिना काम नहीं होता नहीं लोगों होता। का। जी तो वो ये लोकपाल और लोकायुक्त आता तो पैसा देने की नौबत नहीं आनी थी। लेकिन यहाँ पर जो आपने बात कही किसानों की, कि किसान कितनी मेहनत करता है और आज तक उसके झोपड़े में कोई फर्क नहीं आया, हाँ। और किसान के परिश्रम के ऊपर जो लोग खा रहे हैं उन्होंने ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। और प्रदीप जी, आपने और हम दोनों ने एक शो किया था अभी हाल ही में कीमतों के ऊपर मुंबई में। हाँ, अरे भाई, टमाटर जो है वो 50 रुपए किलो बिक रहा है, दाल जो है वो 80 से 100 रुपए किलो बिक रही है, तूर दाल जो है 150 रुपए बिक रही है। लेकिन जब यहाँ पता किया मंडी में किसानों को क्या भाव मिल रहा है, किसानों को जो 150 रुपए की दाल बिक रही है उसका भाव यहाँ पे सिर्फ 27 रुपए मिल रहा है। मतलब बीच के जो पैसे हैं वो कोई और खा रहा है। इसलिए तो मैंने कहा ना, माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। जी ये वो उतना मेहनत करता है, इसका कारण सरकार किसानों के बारे में जो सोच करके जी अच्छे कानून बनाकर अमल करना चाहिए, वो होता नहीं। वो देखना चाहिए, तब किसानों को न्याय मिलेगा। वो सोचते नहीं हैं। सर जी।
जैसे पहले अन्ना जी ने बहुत आंदोलन किए थे, कभी कभी 12-13 विकेट कांग्रेस एनसीपी के आप महाराष्ट्र में निकाले थे, तो लोगों का कहना कि अब अन्ना जी क्यों अब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में, जैसे देवेंद्र फडणवीस खुलेआम बोलता है कि 80% जो लैंड है वो ड्राई लैंड है, या पानी नहीं है, मराठवाड़ा में विदर्भ में पानी नहीं है, तो सीधा घोषणा कर रहा है, प्राइसेस जैसे कम नहीं हो रहा है। जी। अब अन्ना महाराष्ट्र में क्या कर रहे हो, किसके विकेट आप लेने वाले हो, या आपको बहुत प्रेम भी है देवेंद्र फडणवीस जी से? नहीं, विकेट वगैरह ये बात अलग है, जी। लेकिन मैं तो सिर्फ ये जो सोच रहा हूँ समाज देश इसके बारे में, आज जो 1 रैंक 1 पेंशन और भूमि अधिग्रहण, जवान और किसान, इनके भलाई के लिए सोच रहा हूँ। ये क्या है, विकेट कितना गए कितने आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। ये राजनीति में आज क्या देख रहे हैं, सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, बस। जी। इसके लेकिन यहाँ परे पर- जा नहीं रहे। लेकिन अन्ना जी सुनिए, जो बात प्रदीप जी ने कही गौर फरमाने लायक है, गौर फरमाने लायक है। क्या हाँ। है, देवेंद्र फडणवीस जी ने और असेंबली में बोल दिया है हाँ, कि कर्जा माफ नहीं होगा, हाँ, किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। अब किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा तो क्या करेगा बेचारा वो? उसके पास इतने पैसे नहीं है। 10-10 हज़ार रुपए की वजह से लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही है आज। हाँ। इस विषय में क्या करने वाले हैं हम? नहीं, उसका क्या है कि ये सिर्फ संसद असेंबली में बैठकर जी। वो डिसीजन लेने के बजाय जी। प्रत्यक्ष विदर्भ है, मराठवाड़ा है, जी। पश्चिम महाराष्ट्र है, कोंकण है, जी। वहाँ के किसानों की समस्या क्या है जी। वो जान लेना जरूरी है। जी। और किसान क्या कर रहे हैं जी। वो समझ लेना जरूरी है। वो क्या कह रहे हैं, उसकी समस्या कैसी है, ये जानकर हम निर्णय लेने से वो सही निर्णय होंगे। जी। ये क्या है, इधर अभी दिल्ली में भी मैं देख रहा हूँ, सब ये पक्ष और वो पार्टी, सब पक्ष और पार्टी के झगड़े हैं। जी। हमारी पार्टी मजबूत होनी चाहिए। हाँ, ये दूसरे वो भी उनको वही चिंता है, पक्ष और पार्टी में मजबूत करने में लगे हैं। समाज और देश की चिंता बहुत कम है। अरविंद के लिए भी ये कहेंगे आप, अरविंद केजरीवाल के लिए? हाँ, क्या अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये कहेंगे कि उसको अब देश की चिंता कम हो गई है? अरविंद केजरीवाल, क्या अरविंद केजरीवाल को अब देश की चिंता कम हो गई है, या वो वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था? क्या है वो, उसको सीमित दिल्ली में जाने के कारण जी। अभी वो देश के बारे में सोचता था, वो सोच थोड़ी दूर हो गई, अभी ज़्यादा चिंता बढ़ गई दिल्ली की और दिल्ली में फंस गया है। लेकिन आप अन्ना जी, इसका श्रेय आपको मिलना चाहिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। इसका श्रेय आपको मिलना चाहिए नहीं। कि जिस अन्ना जी बैठिए ना, थोड़ा सा बैठ के भी बात करते हैं। जी, प्रदीप जी बैठिए, अब अन्ना जी यहाँ बैठिए ना बीच में। हाँ, मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में, या पिछले 20 साल की भी बात करें, 25 साल की बात करें, 40 साल की बात करें, या 68 साल की बात करें, आज तक कभी भी किसी चुनाव में, भले पंडित नेहरू हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, इंदिरा जी हों, कोई भी हों, या यहाँ तक कि राजीव गांधी तक हों, जिनको 400 से ऊपर सीटें मिली थी लोकसभा में, आज तक किसी को इतना भारी बहुमत से जनता ने नहीं जिताया जितना अरविंद को जिताया। 67 सीटें 70 में से, 67 आउट ऑफ 70। इस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद इंडिविजुअल, वो अभी मेरे साथ इतना साल से काम किया जी। लेकिन उनके बारे में वो करप्शन ये मेरे सामने कभी नहीं है। जी। दूसरा है उसका चारित्र, जी। वो उसने संभाला है।
आज गड़बड़ क्या हो गई, मैं उनको यही कह रहा था, अब पार्टी निकाल रहे ना, निकालो, लेकिन पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है, ये ये कैसे मालूम चेक पड़ा? करने का आपके पास क्या डिग्री है, करेक्ट कैसे करेंगे? जी उसका जवाब नहीं था, आज वही हो रहा है। जी ये पार्टी में आने वाले लोग वो सही ना होने के कारण आज वो डाउन हो रहा है। हाँ, तो ये उसमें कमी आ गई है कि वो खुद अच्छा है। नहीं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पार्टी बहुत बढ़ जाती है जब, तो हाँ। अजीबो-गरीब किस्म के लोग आ जाते हैं साथ हाँ। में, तो शायद वो नहीं, हुआ है। अभी उन्होंने अभी भी अगर कोशिश किया तो वो जो पहले की इमेज है वो निर्माण कर सकते हैं। That's amazing. That's really and truly amazing, isn't that right? Exactly. जी, जो अन्ना हजारे जी ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी आम आदमी पार्टी को Yes, लेकर के, yes. बहुत बड़ी चीज़ है जी। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम किया है उन्होंने अलग अलग जगह पर जी। तो वो इमेज वो आज भी निर्माण कर सकता है। सिर्फ सबको खुश रखकर आप कभी भला नहीं कर सकते देश का, समाज जी का। जी बुरा है उसको बुरा कहना पड़ेगा, जी अच्छा है उसको अच्छा कहना पड़ेगा, जी तब जाकर वो इमेज निर्माण कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अपने आंदोलन में आने वाले लोग हैं, उनका स्टैम्प पेपर और बाउंड कर कर ले रहा कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं मेरे चरित्र को संभालूंगा, मैं समाज और देश की सेवा करूंगा, ये उसने अफिडेविट करके देना, जी ताकि फिर से पहले जो धोखाधड़ी हुआ दोबारा ना हो। वो दोबारा ऐसे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे। जी, जी, जी। ऐसे क्रारिटी राजनीति में भी लगानी चाहिए कि वो पार्टी में आने वाले लोग अगर सही डिग्री लगाकर लिए और सही चारित्रशील लोग आ गए और कैंडल के मुताबिक समाज के लिए जलने वाले लोग आ गए, तो वो इमेज फिर से आ सकते हैं। आज जो लोग हैं उससे नहीं होगा, वो और डाउन हो जाएगा। सुदीप जी आप कुछ कहना सर वो चाहते हैं? नौजवान आपको देखकर बहुत प्रेरित हुए और आपके मूवमेंट से जुड़े हुए। आज आप देखते हैं और नौजवान नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी कैपिटलिज्म, पैसा कमाओ, मेक इन इंडिया, पैसा लाओ, ये लाओ, और नौजवान आपकी तरफ देखते हैं तो एक सेल्फलेस इमेज कि निष्ठावान, एक चरित्र, कैरेक्टर, ये तो नौजवान एक्चुअली कंफ्यूज, पैसा कमाओ क्या अन्ना जी जैसे रहो, या दोनों चीज करो नहीं, क्या जी। है उसको समय लगेगा। जी जिस दिन उनके समझ में आ जाएगा कि दुनिया पर राज करने वाला सिकंदर महान वो भी खाली हाथ से चला गया। जी जीवन में सिर्फ धन दौलत को जुटाना ये जीवन का अंतिम ध्येय नहीं है। जीवन का अंतिम ध्येय वो है समाज और देश की सेवा। ये जब युवकों को पता चलेगा तो युवक बड़ी संख्या में इसमें शामिल होगा, तो ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर सब देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज की तारीख में जो ग्रामीण विकास होना चाहिए, गांव का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गांव से लोग शहर में आते हैं और शहर को
शहर में आज की तारीख में इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि इतने ज़्यादा लोगों को समा सके, तो वहाँ सारे स्लम बन जाते हैं। एक से एक स्लम जो है, झोपड़पट्टी जो है, वो नरक के समान है। उसका क्या समाधान हो सकता है? इस विषय में कुछ सोचा है आपने कि ग्रामीण विकास किस प्रकार हो? तो हमारा आज़ादी के बाद रास्ता गलत हो गया, वो यही हो गया। महात्मा गांधी कहते थे देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना होगा, जी और गांव बदलना है तो गांव के लोगों को बदलना है। ये जो गांधी जी का सपना था, जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक दे। ऐसे गांधी जी क्यों कह रहे थे? उसका कारण है कि हम आज जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, शहरों को बढ़ा रहे हैं, तो गांधी जी को ये खतरा लग रहा था कि आज के डेवलपमेंट में प्रकृति का दोहन हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला पूरा खींच रहे। कितना खींच रहे हैं? लाखों टन डेली। और ये जो जल रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसका प्रदूषण बढ़ रहा है। जितना प्रदूषण बढ़ रहा है उतने लोगों की बीमारी बढ़ रही है। आज हर हॉस्पिटल, इतने नए नए हॉस्पिटल निकल रहे हैं, वो भी अधूरे पड़ रहे हैं। जी तो ये जो प्रदूषण से जी लोगों की बीमारी बढ़ रही है, जी प्रदूषण से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। 47 डिग्री, 47.5 डिग्री दिल्ली का तापमान मई महीने में। फुटपाथ पर सोने वाले लोग मर गए ना। अभी ये टेम्परेचर अगर बढ़ते जाएगा और वो अगर 50-52 पर चला गया तो ये पंछी जो है दिखाई नहीं देंगे। रालेगंज सिटी में बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है, तो हमारा टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। 3 डिग्री का फर्क है। उसका कारण हरियाली, पेड़ को बढ़ाया है। हाँ, तो और वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ, पानी। तो इसलिए इन लोगों के दिमाग में नहीं आता इंडस्ट्री करो ना, लेकिन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का बैलेंस रखो। पूरा इंडस्ट्री खड़ा करके देश को खड़ा करेंगे अगर ये कहेंगे तो आगे बड़ा खतरा है। दोनों का बैलेंस रखो। हाँ, ये जो आज भी हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है उसको हम समुद्र अपनी सीमा बदल रहा है, ये भी हम देखा है टीवी में। तो ये कितने बड़े खतरे हैं हमारे लाइफ में। नहीं, 200-300 साल के बाद ये मुंबई, कलकत्ता जैसा सिटी का क्या होगा? ये टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर क्यों है? दोहन के कारण, पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला। तो ये इनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि गांव को केंद्र बिंदु मानकर गांव में हम ये काम करने से गांव स्वावलंबी हो गया तो देश ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्या अब लोगों को अकल आई है? आपको लगता है अब कुछ ऐसा करेंगे या नहीं? नहीं, अभी तो देखो ये सब गांव के लोग आते हैं। जी, ये भी शायद गांव के लोग आए हैं। गांव के लोग हैं डेली। कितने पिछले 13 साल में 8 लाख लोग आए। राजस्थान, गुजरात। वो चाहते हैं कि अपने गांव को रालेगांव सिद्धि बनाया जाए। ऐसे बनाया। जी हाँ, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन सोच तो शुरू है। जी, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जी। तो ये बात होना जरूरी है। और ये लोग जो हैं, जो आए हैं यहाँ पे, ये लोग कहाँ से आए हैं? ये जो यहाँ बैठे हैं, हाँ, ये महाराष्ट्र के ही हैं कि ये महाराष्ट्र के कहीं दूसरे जिला से आए हुए हैं। हाँ, अभी वो आ रहे हैं। सवेरे से 2-3 ग्रुप आकर चले गए। ये दिन भर आते रहते लोग। 8 लाख लोग आए जी, और 5 लोगों ने पीएचडी किया इस पर। जी। इतना छोटा सा काम है तो कितना असर होता है।
अन्ना साहब ने बोला कि दिल्ली में ठीक है कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, महाराष्ट्र में जिसने लोगों ने नया सरकार को वोट किया सर, तो यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं, लोग क्या निराश होना चाहिए, फिर भी वही घोटाला, वही चिक्की घोटाला, वही अलग अलग घोटाला, इसे क्या आपको क्या लगता है कि नहीं, लोगों को उसका निराश होना क्या- चाहिए या उसका ऐसा है, पहली सरकार भ्रष्ट बन गई, मंत्री भी भ्रष्टाचारी हो गए, सब भ्रष्टाचार फैल गया, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसे स्थिति में जब समाज गया जी तो समाज को उबक आ गई कि अभी बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि ये तो सब भ्रष्ट हो गए, मंत्री भी भ्रष्टाचारी हो गए, सब भ्रष्टाचारी, तो जनता को लगा परिवर्तन लाना चाहिए। और फिर दूसरे नए आने वाले लोग हैं, वो बार बार ये आश्वासन देते रहे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो लोगों को विश्वास निर्माण हो गया कि चलो अभी बदलाव लाना है, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो इनको वोटिंग करना चाहिए। उनको क्या पता था कि ये भी ऐसे करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने चुन कर दिया। अभी लोगों को लगने लगा कि हम काला धन 100 दिन के अंदर लाएंगे, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा करें। अब 15 रुपये भी नहीं हुआ, तो अभी लोगों ने वोटिंग क्यों किया? 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आने वाले हैं, इसलिए वोटिंग किया। जी ये 1 रैंक 1 पेंशन आश्वासन दिया कि हम सत्ता में आने के बाद ये करेंगे, पूरे जवानों ने वोटिंग किया। जी क्यों? ये 1 रैंक 1 पेंशन में मुझे फ़ायदा मिलने वाला है। फिर इस देश का करप्शन को मिटाना है, तो भ्रष्टाचार के विरोध में जो लड़ाई है उसको हम प्राथमिकता देंगे। तो लोगों को विश्वास निर्माण हो गया कि अच्छा है, भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है, तो वोटिंग करना चाहिए। और अभी लोकपाल आ गया, 14 महीना हो गया, वो कानून बनने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं, लोकपाल नियुक्त नहीं हो रहा, ना लोक आयुक्त, लोकपाल लोक आयुक्त हर राज्य में। अभी इन्होंने दिल में लाया, तो हर राज्य में लोक आयुक्त को नियुक्त करना क्या असंभव है। हम लोग जो ड्राफ्ट दिया था लोक आयुक्त का, जी उसके मुताबिक कर दिया, तो कम से कम 80% करप्शन को ब्रेक लगेगा। हाँ, और उसमें दिक्कत कुछ नहीं थी, क्योंकि अभी जो सरकार है उनके मेजॉरिटी है। जी उन्होंने इतना भी सोचा कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पर लोक आयुक्त तो लागू करना, तो ये अगर लागू हो गया तो दूसरों लोगों को ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, नहीं तो उनको खतरा होगा कि आगे हमें वोटिंग नहीं करेंगे और इनको लाभ मिलेगा, लेकिन कर नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर अन्ना जी ये दूसरी बात ये कही जाती है कि अरविंद का ये कहना है, अरविंद केजरीवाल का, कि हमारा जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन जो उन्होंने शुरू करी थी, जहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार कॉल रोज़ आती थी, इतनी गिरफ्तारियाँ हो रही थीं, ये भी था कि दिल्ली में करप्शन कम हो गया है। अब ये कहा जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा, और बात सही भी है, इसमें कोई दुरुस्त बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कि केंद्र के हस्तक्षेप की वजह से वो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो भी बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया है, उसको कोई अपना आदमी बिठा दिया है वहाँ पे। और केंद्र और आम आदमी पार्टी यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में अब वो एंटी करप्शन ब्यूरो भी तकरीबन ख़त्म हो गया है। ये हमारा दुर्भाग्य है। ऊपरी स्तर पर जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ये आईएएस है, जी आईपीएस है, जी मैं तो हमेशा ये बोलते आया हूँ, इस देश का आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उन्होंने अगर दिल में लाया कि हम देश को बदलना है,
जो 68 साल में नहीं हुआ 10 साल के अंदर देश बदल जाएगा, क्योंकि ये जो ऑफिसर है उनका ना ट्रांसफ़र किसी के हाथ में है, ना फैसिलिटीज़ किसी के हाथ में है। हैं, इनके सरकार के हाथ में क्या है? सिर्फ ट्रांसफ़र। जी फैसिलिटीज़ कोई भी उनके हाथ में नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र, और सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए डरते हैं। अरे कहाँ भगत सिंह का बलिदान और कहाँ ट्रांसफ़र? इतना बड़ा बलिदान किया देश के लिए, आप सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए डरने लगे। सब लोगों ने तय किया कि देश को बदलना है, कोई नहीं रोक सकता है। क्या करेंगे? लेकिन अन्ना जी, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी भूल गए, राजगुरु का घर तो साथ में ही है, क्या हाल है उसका आपको तो पता ही है, ये महाराष्ट्र में है। आप मुझे बताइए, जो भगत सिंह को भूल गए वो बाकी चीज़ क्या करेंगे, आप मुझे ये बताइए। नहीं, अगर हम लोग देश में जनता को जगाने का प्रयास किया, वो तो लेकिन कर रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं बैठ रहा, क्योंकि अविश्वास जो देख रहे हैं वो, अगर उनके विश्वास की बातें हो रही और उनको लाभ मिलने लगा तो ये लोगों को जगाने से लोग खड़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सर, लेकिन समय लगेगा। तो नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सोशलिस्ट जो है सिर्फ अडानी अंबानी को गाली देके, क्या अडानी अंबानी को गाली देने से विकास होगा? मोदी जी का कहना है। क्या आप उद्योगपतियों के खिलाफ है फिर से? नहीं, हम उद्योगपति के खिलाफ नहीं है। उद्योगपति कोई विदेश का नहीं है, हमारे देश के। जी हमारा कहना ये है, बेरोजगारी का प्रश्न छुड़ाना है तो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। पूरी इंडस्ट्री नहीं लगाना, ये बात ठीक नहीं है। जी हमारा कहना ये है कि बैलेंस रखो, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में बैलेंस रखो। हाँ, तो ये हमारा कहना है। दूसरा, इंडस्ट्री ऐसे लगाओ कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है उस पर प्रोसेसिंग, जो इजराइल ने किया है, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, जी ये अगर होता तो किसानों को भी न्याय मिलना था। हाँ, हम ये पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला जलाने वाला जो इंडस्ट्री कर रहे, तो ये बराबर नहीं है। इससे प्रदूषण बढ़ेगा, लोगों की बीमारियां बढ़ेगी, और हॉस्पिटल की भर्ती हो जाएगी, और ये देश के लिए घातक होगा। बैलेंस रखो। अगर हम आज़ादी के बाद, जैसे रालेगंज, सिद्दी, हिवरे बाजार, कई गांव है, इस प्रकार के गांव अगर आज़ादी के बाद खड़े होते जी तो ये देश, जी क्या अमेरिका और क्या रशिया, जी इससे आगे जाना था। लेकिन अन्ना जी, आप ये बताएं, एक रालेगांव सिद्धि तो आपने बना दिया, अब ये रालेगांव सिद्धि जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये बाकी देश के हर गांव में क्यों नहीं बन सकता? हर गांव रालेगांव सिद्धि क्यों नहीं बन सकता? आप ये बताएं। उसका कारण है, जी हमारे देश में जी इरिगेशन का ट्रेनिंग सेंटर है, एजुकेशन का ट्रेनिंग सेंटर है, एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग सेंटर है। अन्ना हजारे जैसे लीडरशिप निर्माण का ट्रेनिंग सेंटर देश में कहीं पर भी नहीं है। आज़ादी के बाद अगर ऐसे लीडरशिप निर्माण की ट्रेनिंग जगह जगह पर अगर होती, और उनको 6 महीना ट्रेनिंग 11 से 5 नहीं, आज जो ट्रेनिंग चलती है ये 11 से 5 में ये देश खड़ा नहीं होगा। जी जब तक वो पागल नहीं होगा तब तक देश खड़ा नहीं होगा। और पागल, वो आधा पागल होकर भी नहीं चलेगा, पूरा पागल।
ऐसे पूरा पागल निर्माण करने वाले ट्रेनिंग सेंटर अगर निकालती तो ये देश बहुत आगे जाना था। वो कोई किसी ने सुना ना, कोई देखता नहीं। तो अन्ना हजारे जी, ये काम तो आपको करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मुसीबत ऐसी है कि मैं सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट है, कहीं विदेश का पैसा नहीं, कोई उद्योगपति का पैसा नहीं, किसी का डोनेशन नहीं। हाँ, ऐसी स्थिति में मैं अपना जीवन बिता रहा। पूरे लाइफ में मेरे पास आज 30,000 रुपया भी बैलेंस नहीं होगा। जी। अभी हमारे पास ऐसी सोच करने वाले जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने इस बात को सोचना है। गांधी जी के पास पीछे बिरला जी खड़े थे। जी। हाँ जी। तो उन्होंने सपोर्ट किया, तो गांधी जी को सपोर्ट मिलने के बाद कितना काम किया। ऐसा अगर ये औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने ये पागल निर्माण करने वाले लीडरशिप निर्माण करने के लिए अगर हेल्प करते तो ये देश बहुत आगे जाना था। आज देश में लड़के हैं, ये ऐसे नौजवान है ना, वो मेरे पास लेटर भेज रहे हैं कि मुझे भी आप जैसे काम करना, लेकिन कहाँ से करूँ। कई युवक बोलते हैं कि मैं मेरा जीवन समाज के सेवा में, देश के सेवा में देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा चरितार्थ कैसे चलेगा। करेक्ट। मुझे जीने के लिए सहारा था। ये बोल रहे हैं लोग। अभी इसका लाभ हम लोग को उठाना चाहिए कि ऐसे पागल निर्माण करने वाले लोगों का ट्रेनिंग, और उसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक 10,000 रुपया, उसकी शादी हो गया, एक हाथ बच्चा हो गया, सिर्फ 10,000 में वो अपना चरितार्थ चलाएगा। और वो अगर आगे बढ़ गया तो इतना काम बढ़ेगा। मैंने किया जी। मैंने एक बार 6,000 कॉलेज स्टूडेंट, बीएससी, एमएससी, बीई सिविल, एमएडब्ल्यू, 6,000 युवकों को लेटर लिखा, अलग अलग कॉलेज को लेटर लिखा कि आपके कॉलेज में 2 साल में कितने लड़के बाहर आ गए, मुझे नाम और पते भेजो, हमें एक आंदोलन खड़ा करना है ग्राम विकास का। तो मेरे पास जब आए तो मैं 6,000 लोगों को लेटर लिखा है कि हम एक आंदोलन चलाना चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट, क्या आप आते हैं? आपको ट्रेनिंग देंगे 6 महीना, 6 महीना रहने की, खाने की सुविधा हम लोग करेंगे जी। लेकिन ट्रेनिंग होगा सवेरे 5 बजे से रात को 10 बजे तक। सवेरे 5 बजे उठना, रनिंग, पीटी, योगा, 1 घंटा हाथ में झाड़ू लेना जी। 2 घंटा गैती बेलचा हाथ में लेना, दिन भर ट्रेनिंग चलेगा, शाम को गेम्स होगा, रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी होगी। क्या आपकी तैयारी है? 6,000 से 403 आगे आ गए। जब उनको बुलाया ट्रेनिंग के लिए, झाड़ू हाथ में लेने का समय आ गया, 110 बज गए। गैती बेलचा हाथ में लेने का समय आ गया, छाले पड़ने लगे, 96 बज गए। वो 96 को हम ट्रेनिंग दिया और इतने शानदार लोग निर्माण हो गए। अभी हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन यहाँ के हमारे संस्था जो है, ये लोग आते हैं, वो खाना खाते हैं, वो कुछ बिल देते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक ट्रेनिंग हमने किया। अभी ये रिजल्ट है।
राइट नाउ दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने दर्शक हैं ज़रा ध्यान दें जो अन्ना जी ने बात करी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार बिरला जी ने महात्मा गांधी की मदद करी और उसके अलावा ना जाने कितने, सिर्फ बिरला जी का ही नाम लेना ठीक नहीं होगा, ना जाने कितने और उद्योगपति थे हिंदुस्तान के जिन्होंने गांधी जी की मदद करी। इसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उद्योगपतियों को अन्ना जी की मदद करनी चाहिए कि इन्हीं के प्रकार के, जो वो अपने आप को पागल कहते हैं, इन्हीं के प्रकार के पागल, लाखों इस प्रकार के पागल और निर्माण हों ताकि देश का विकास हो सके। ऐसा विकास जिसमें हर कोई खुश हो, जिसमें हर कोई खुशहाल हो, जिसमें गांव का विकास हो। अन्ना जी, मुझे तो उम्मीद है कि ऐसा होगा कि लोग आपके पास आएंगे। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि अभी तक लोग नहीं आए। सर मुझे एक नहीं, शंका है। लोग तैयार है जी। लेकिन करना कैसे ये समझते मैं हैं। उद्योगपतियों की बात कर रहा हूं। हाँ मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है हाँ। कि देश के इतने बड़े काम में अभी तक उद्योगपति आगे नहीं आए, क्योंकि आखिरकार देखिए, देश उन्नत होगा, देश प्रगतिशील होगा तो सबसे ज्यादा फायदा तो उद्योगपतियों का होने वाला है आखिर में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचना, हम जो भी करते हैं देश में, उद्योग हो, एग्रीकल्चर जी, हो, जी। किस लिए करते हैं? देश के लिए तो करते हैं, जी। देश की जनता के लिए तो करते हैं। तो देश के लिए, देश की जनता के भलाई के लिए जब करते हैं तो इन सब बातों के लिए सोचना चाहिए अलग अलग स्तर पर। दुरुस्त बात। हमारा क्या है उसमें? हम तो कभी जीवन में बैंक बैलेंस रखा नहीं। सोने का एक बिस्तर वही है, शंका खाने है, का प्लेट जैसा है। आप बोल रहे हैं कि सेल्फलेस सर्विस, जी। आज के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जो नौजवान बाहर निकल रहे हैं, उनको ये अपेक्षा कि सालाना मेरे को 5 करोड़ सैलरी चाहिए, 10 करोड़ सैलरी चाहिए। प्रदीप जी, उससे ये माइंडसेट से बाहर निकला नहीं है आज के जो नौजवान है। प्रदीप जी, जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ। अगर वो अन्ना हजारी की बताए हुए तरीके पे चले हैं, 5 करोड़ क्या, वो 5,000 करोड़ कमाएंगे। अगर आज की तारीख में ग्रामीण विकास हो जाए ठीक ठाक तरीके से, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की जो मार्केट वो जो उत्पन्न होगी वो 100 यूरोप के बराबर बनेगी। सबसे बड़ी बात ये, लोग पहचान नहीं रहे हैं इसको। और ये उदाहरण अगर बन गया जी, तो वर्ल्ड में कई देशों को दिशा मिलेगी, दुरुस्त बात। वर्ल्ड में, जी कि ये रास्ता है हमें डेवलपमेंट का। अन्ना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे इतनी देर तक बात करी। लेकिन चलते चलते 2 अक्टूबर का प्रोग्राम फिक्स्ड है। हाँ, अभी 26 जुलाई जी कारगिल विजय दिवस है। जी वहाँ कारगिल में जो शहीद हुए हैं, ऐसे शहीदों के विधवा पत्नी, माता, जी उनका सम्मान करना है। तो मैं वहाँ जाऊँगा और 26 जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर 2 महीना देश में घूमूंगा, लोगों को जगाने के लिए। 2 अक्टूबर रामलीला मैदान, जय जवान जय किसान। उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार उसके पहले ही इसको लागू कर दे, 1 रैंक 1 पेंशन को। अच्छा तो है, फिर आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा है, हमारी अपेक्षा वही तो है। अन्ना हजारे का खुद का क्या मांगना है? जी, क्या आपसे कभी हम कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगने की भी इच्छा नहीं है। जब आप भी समाज और देश के लिए करना है, मैं भी समाज और देश के लिए कर रहा हूँ, दोनों मिलकर समाज और देश के भलाई के लिए जितना हो सके उतना करते रहना चाहिए। क्या दूसरा मांगना है? क्या बात है। चलिए अन्ना जी, जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे जय बात करी हिंद। आपने। अथर्वा टीवी यानी मेट्रो महाराष्ट्र टीवी से आपने बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू फ्रॉम रालेगांव सिद्धि। Pradeep and I will of course be back at some other place tomorrow. Here we are with Anna Hazare, and as you can see over there are lots of people waiting for him. बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं अन्ना हजारे जी का। मुझे लगता है कि हम लोगों ने उनका बहुत वक्त ले लिया, लेकिन एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है मान जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि 1 रैंक 1 पेंशन की जो डिमांड है, अन्ना हजारे के फील्ड में उतरने के पहले ही शायद सरकार इसको लागू कर देगी। मेरा ऐसा मानना है, मानना क्या, मेरी ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ अन्ना जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट, कीप वॉचिंग मेट्रो महाराष्ट्र टीवी। बाय बाय। धन्यवाद।